morning, student. I am Manpal Maurya. Today in class 11, we discuss next unit, unit 3rd, cell, the unit of life. चैप्टर का नाम क्या है आपका? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्लास 11th का आज न्यू यूनिट स्टार्ट हो जा रही है, जिसको यूनिट 3rd कहेंगे। यूनिट 3rd है आपकी। तो यूनिट 3rd में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वी नो दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होती है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है ना। ऑल द ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स, ठीक है ना, एंड सम आर मल्टी सेल्स। तो some organism consist of only single cells, that is called unicellular organism, while the other composed of more than one of cells called multicellular organism। तो यहाँ पे सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म भी दो प्रकार के हो गए। कुछ ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल्स होती है जो पूरे बॉडी की फिजियोलॉजी को, यानी उस पूरे सेल से ही क्या करती है कि एक पूरी फिजियोलॉजी को शो करती है। इसीलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है और इसी को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो सेल को हम क्या कह सकते हैं? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। इट मे बी सिंगल सेल्स, मे बी सिंगल सेल। अगर ये सिंगल सेल्स के बने हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर सेल्स में कई सेल्स हों और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करें, while other is composed of many cells, यहाँ पे हम लिख सकते हैं while other composed of many cells। कोई भी ऑर्गेनिज्म कई सेल से बना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। आगे देखिए, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इंडिपेंडेंट, परफॉर्म ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है। और सेल्स जो होता है, बात समझ में आई? हर एक सेल्स, एनीथिंग्स लेस complete structure of cells does not ensure independent living। ठीक है। Hence cells is called structural and functional unit of life। इसीलिए सेल्स को क्या कहा गया है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स में दो कंपोनेंट होते हैं मुख्य रूप से, एक साइटोप्लाज्म होता है, दूसरा न्यूक्लियस का पार्ट होता है। तो
साइटोलॉजी, सेल की स्टडी ही क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल and functional and reproduction is called सेल बायोलॉजी। सेल की स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना, रिप्रोडक्शन की स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? यानी स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है ना? एंड द स्टडी ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। The study of cells structure, function and reproduction called सेल बायोलॉजी। उसी को हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। यानी हम ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जनरली सेल बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। प्राय सेल बायोलॉजी को ही साइटोलॉजी के नाम से जाना गया। ठीक है ना? सेल्स फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो किसको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी? यानी हमें कह सकते हैं रॉबर्ट हुक इज कॉल्ड एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक called father of cytology। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है। ही क्वाइंड द टर्म सेल्स। इन्होंने सेल्स नाम दिया था। ही क्वाइंड द टर्म सेल्स। इन्होंने टर्म सेल्स को क्वाइंड किया था। एंड ही इज डिस्कवर्ड डेड सेल्स। डेड सेल्स। तो रॉबर्ट हुक को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है ना? डिस्कवरी ऑफ सेल्स। ठीक है। तो सेल्स सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसमें? 1665 ईस्वी में डिस्कवर्ड किया था इन्होंने। और इन्होंने डिस्कवर्ड किया था डेड सेल्स को। ही डिस्कवर्ड डेड सेल्स। किस सेल्स को? डेड सेल्स को। व्हाइल ही रोट। इन्होंने क्या किया था? ही रोट लिखा था। रोट द बुक माइक्रोग्राफिया। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया बुक को
लिखी थी जिसमें सेल का डिस्क्रिप्शन किया गया है। इसमें किसका डिस्क्रिप्शन किया गया है? सेल्स का। यानी माइक्रोग्राफिया बुक रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। इस बुक के अंतर्गत सेल्स का डिस्क्रिप्शन किया गया था, इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले फर्स्ट क्या किया था? 1665 में सेल को डिस्कवर्ड किया था, और इनके द्वारा जो सेल डिस्कवर्ड की गई थी वो डेड सेल्स थी। और इन्होंने उस सेल्स को जब डिस्कवर्ड किया तो उसको एक बुक में रोट किया था, लिखा था, जिसका नाम उस बुक का था माइक्रोग्राफिया। ही डिस्कवर्ड हॉलो कैविटी। जब इन्होंने डिस्कवर किया तो हॉलो कैविटी था, ठीक है, विद इन ए पीस ऑफ कार। कहाँ से डिस्कवर्ड किया था? कार के पीस से। कार के पीस को स्लाइस करके उसके छोटे छोटे खंड बनाकर उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप से क्या किया था? देखा था, और उसी को उन्होंने क्या कहा था? सेल्स कहा था। और वो सेल्स कैसी थी? डेड सेल्स थी, जिसका डिस्क्रिप्शन माइक्रोग्राफिया बुक में मिलता है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी लुहियनहॉक। एंटोनी लुहियनहॉक। लुहियनहॉक, एंटोनी लुहियनहॉक आए थे, ठीक है ना। इन्होंने 1600 या हम कह सकते हैं 1683 में फर्स्ट सा एंड डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। इन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है ना। तो डेड सेल्स को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था, और लिविंग सेल्स को एंटोनी लुहियनहॉक ने डिस्कवर्ड किया था। इन्होंने देखा किस सेल्स को था? इन्होंने प्रोटोजोवंस को देखा था। प्रोटोजोवन, तो प्रोटोजोवन को देखा था, आरबीसी को देखा था, रेड ब्लड सेल्स को, और फिर इसके साथ साथ स्पर्म सेल्स को भी देखा था, ठीक है ना। फ्रॉम डर्टी वाटर ऑफ पॉन्ड, ब्लड सेल्स और ये सीमेंस, इन सब से उन्होंने सेल्स को डिस्क्राइब किया, और उन्होंने प्रोटोजोवंस को देखा, ब्लड से आरबीसी सेल्स को देखा, और सीमेन से स्पर्म को देखा, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने सेल्स में न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने क्या किया कि 1831 में किसको डिस्कवर्ड किया? न्यूक्लियस को। सेल में पाए जाने वाले सबसे बड़े सेलुलर ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस को क्या किया? डिस्कवर्ड किया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका आता है सेल थ्योरी। क्या आता है? सेल थ्योरी। यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? ठीक है, सेल थ्योरी सबसे पहले सेल्डन एंड स्वान साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। सेल्डन क्या थे? सेल्डन ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन के थे, जर्मन बॉटनिस्ट। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे,
ठीक है ना। और मैथ्यू स्वान, अब ये स्वान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, स्वान। स्वान ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये जूलॉजी के ज्ञाता थे और ये बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता, और ये जंतु विज्ञान के। इन दोनों ने ही मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। सेल थियरी को क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। और सेल थ्योरी दी गई थी इन 1839 में। सेल्डेन और स्वान दोनों लोगों ने टुगेदर एक साथ मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। बात समझ में आई। तो यहाँ सेल थ्योरी में यही है कि सेल थ्योरी इज गिवन बाय सेल्डेन एंड स्वान। सेल्डेन German botanist and Swan British zoologist, they proposed cell theory. They proposed cell theory। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज्ड किया था। तो सेल थ्योरी में इन्होंने दिया था, कब दिया था, इन 1839 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेल थियरी, सेल थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इसका पहला पास्टुलेट था इस सेल थ्योरी का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed of cells and product of cells, product of cells। तो इन्होंने सेल्स और उसके प्रोडक्ट के द्वारा बताया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है वो सभी सेल्स और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल आर फाउंड। इसका एक्सेप्शन भी आ गया, एक्सेप्शन बाद में चलकर इस थ्योरी का एक्सेप्शन आया, जिसको कहा गया कि दिस थ्योरी do not explain, does not explain how new cells were formed, how new cells आर फॉर्म्ड, किस प्रकार से नई सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो ये इनमें कमी आ गई और इस कमी को पूरा करने के लिए एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था
रोडॉल्फ वर्च्यू। उनका क्या नाम था? रोडॉल्फ वर्च्यू साइंटिस्ट। तो रोडॉल्फ वर्च्यू साइंटिस्ट आए, और ये कब आए? 1855 में, ठीक है ना। और इन्होंने अपने पास्टुलेट में कहा कि all cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells, यानी हर सेल्स अपने से पहले उपस्थित सेल से बनती है। इन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जो हर सेल्स होती है अपने से पहले उपस्थित सेल से क्या होती हैं? बनती हैं। तो इसी को उन्होंने एक वर्ड दिया था जिसका नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उसी को हम क्या कहते हैं? इसी वर्ड को कहा गया, जो रोडॉल्फ वर्च्यू ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो सेल्स होती हैं अपने से उपस्थित पहले सेल से डेवलप करती हैं। तो इसी को बाद में चलकर कहा गया कि ओमनिस होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये होता है कि सेल्स arise from pre-existing cells. Cells arise from pre-existing cells. यही पास्टुलेट सेल थ्योरी में फिर से ऐड कर दिया गया, तो वही मॉडर्न सेल थ्योरी बन गया। तो यही क्या हुआ कि इसमें ऐड हो गया, तो सेल थ्योरी अब क्या हो गई? बदलकर ऑल सेल्स आर लिविंग organism are composed of cells and product of cells, और दूसरा पास्टुलेट हो गया सेल थ्योरी का, ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग cells. All cell arise from pre-existing cells. ये मॉडर्न थ्योरी कही गई। इसी को क्या कहा गया? मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थियरी ऑफ सेल्स। इसी को क्या कहा गया? मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेल्स, या इसी को हम सेल डॉक्ट्रिन कहते हैं। सेल डॉक्ट्रिन, इसी को क्या कहा गया? सेल डॉक्ट्रिन कहा गया।
तो अब एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का क्या एक्सेप्शन होता है? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या होता है? वायरस होता है। वायरस इज द सेल, वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। अभी क्यों है? बिकॉज वायरस because viruses do not have protoplasm। तो हर सेल्स में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है जो लिविंग सब्सटेंस होता है, लेकिन वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है वायरस किसका? सेल थ्योरी का। तो इस प्रकार से आई होप यू अंडरस्टैंड सेल थ्योरी। ठीक है, अब सेल थ्योरी आज यहीं पर टॉपिक समाप्त होती है। ये सेल थ्योरी टॉपिक आपकी समाप्त हो गई। नेक्स्ट डे हम ओवरव्यू देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर के रूप में चलेंगे हम। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका शेप कैसा होता है, साइज क्या होता है। तो सेल का शेप और साइज नेक्स्ट डे हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।